अमेरिका ने इराक पर हमला किया। इसके बाद पनामा के राष्ट्रपति उनके तानाशाह को उठाकर ले गए और अब वेनेजुएला को बिना किसी युद्ध के वो घुटनों पर लाकर रख दिया। सवाल यहाँ पर उठता है कि अमेरिका क्या कर रहा है, यानी कि अगला नंबर अब इसके बाद किसका होने वाला है। अमेरिका की जो नीतियां हमें स्पेशली यहाँ पर हमें जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज देखने को मिलती हैं, तो उसमें साफ पता चलता है कि किस तरह अमेरिका जो है हर किसी देश में आंतरिक दखल देना शुरू कर दिया है और उसके बाद धीरे धीरे वहां पर जो है सत्ता पलटने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस सच्चाई पर बात करेंगे जो कभी भी आपको टीवी डिबेट में नहीं दिखाई जाएगी। यहाँ पर इराक, पनामा और वेनेजुएला जैसे जितने भी देश हैं, ये वहां पर अलग अलग घटनाएं जो हैं, लेकिन एक ही यहाँ पर खतरनाक अमेरिकी पैटर्न देखने को मिलता है। अब देखिए, वेनेजुएला के बाद ट्रंप की जो हिट लिस्ट है उसमें 5 और देश शामिल हो चुके हैं, यानी कि अब जो अमेरिका है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब इन 5 देशों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद ही उन्होंने ये हिंट दिए हैं कि कौन कौन से देश हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कोलंबिया। हम देखेंगे कि जो ट्रंप है उसने इन देशों के बारे में क्या क्या बयान दिए, क्या क्या हिंट हमें देखने को मिले हैं। उनकी जो हमें एक तरह से पूरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने क्या चीज कही है। कोलंबिया को उन्होंने बहुत बीमार देश कहा है और राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को कोकीन बनाने वाला बीमार आदमी बताते हुए उन्होंने धमकी दी कि अगर कोकीन उत्पादन नहीं रोका गया तो अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। यानी कि इसमें हम आपको बता दें, जब हम मैप देखते हैं उसमें सबसे पहले वेनेजुएला यहाँ पर आता है, साउथ अमेरिका में सबसे ऊपर। उसके बाद उसके साथ ही कोलंबिया एक कंट्री है, तो उसमें जो वहां पर कोकीन बनाने का एक तरह से पूरा वहां पर व्यापार चलता है कोकीन का। तो अब उस चीज को बंद करने का नाम देकर, यानी कि उसको बंद करने की धमकी दी है। इसके अलावा कोलंबिया अमेरिका में नशीले पदार्थों की सप्लाई का एक बड़ा स्रोत कहा जाता है और पेट्रो को अपनी रक्षा करनी चाहिए। तो ये पूरे जितने भी यहाँ पर वर्डिंग है ये डोनाल्ड ट्रंप की है। आप देख सकते हैं ये लगातार कैसे इन्होंने अलग अलग देशों में, आगे हम बात करेंगे, जो खाड़ी देशों पर इन्होंने अटैक किए, वहां पर उन्होंने सत्ता पलटने की कोशिश की। अब जो है ईरान में, वहां पर भी कहा जा रहा है कि सत्ता पलटने के लिए, यानी कि अब जो ईरान के अगले वहां पर जो उनके नेता है जो आयतुल्ला खामेनेई, उनकी सत्ता पलटने की कोशिश की जा रही। लेकिन इससे पहले इन्होंने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया, वहां पर भी जो ड्रग तस्करी के आरोप लगाए गए। इसके बाद अब धीरे धीरे एशिया, अफ्रीका, उसके साथ ही मतलब कि मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी पर ये अपना पूरा तरह से कैप्चर उनको करना चाहते हैं, उन पर अपना नियंत्रण बनाना चाहते हैं। इसके अलावा अब क्यूबा के बारे में इन्होंने क्या कहा। ट्रंप ने क्यूबा को असफल राष्ट्र कहा और संकेत दिया कि वेनेजुएला के बाद क्यूबा पर भी चर्चा होने वाली। वेनेजुएला से तेल की सप्लाई बंद होने से जो क्यूबा की अर्थव्यवस्था वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने ये चीज भी कही कि जो क्यूबा है वो खुद ही गिर जाएगा जब वहां पर जो है तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। लेकिन उनके सहयोगी जैसे कि मार्को रूबियो और लिंडसे ग्राहम ने क्यूबा के नेताओं को चेतावनी दी है, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप उनके जो भी व्हाइट हाउस है उनके द्वारा ये लगातार इन देशों को चेतावनी दी जा रही है। इसके अलावा ग्रीनलैंड पर बात करें तो ट्रंप ने जो है ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट बताया और उन्होंने ये चीज कही कि हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है, यानी कि वी नीड ग्रीनलैंड। यानी कि अब देखिए, किसी देश को जिस चीज की जरूरत होगी वो उसके पीछे जरूर जाएगा या फिर उसको अपना बनाने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह जो ट्रंप है वो भी चाहते हैं कि जो ग्रीनलैंड कंट्री है वो पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में आ जाए, क्योंकि ये रूस और चीन की जो जहाज है उनसे घिरा हुआ है पूरा ग्रीनलैंड और रेयर अर्थ मिनरल्स का एक बहुत बड़ा स्रोत है। वेनेजुएला कार्रवाई को ग्रीनलैंड के संदर्भ में देखने का भी उन्होंने संकेत दिया है और एक सहयोगी ने मानचित्र पोस्ट करके, यानी कि सून कैप्शन दिया, यानी कि एक तरह से उनके द्वारा अब जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है उसमें अब उन प्लेसेस को दिखाया जा रहा है जिनको आगे फ्यूचर में आने वाले दिनों में ट्रंप के द्वारा निशाना बनाया जाएगा। ईरान को क्या चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारना जारी रखेगा तो अमेरिका उनकी मदद करेगा। यानी कि ये भी एक तरह से साफ साफ संकेत दिया जा रहा है कि अब ईरान में भी ट्रंप घुसने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों देखिए, ईरान के अब अगर हम ईरान कंट्री की बात करें तो भी एक गल्फ कंट्री है, लेकिन उसमें क्या है कि अमेरिका का एक भी मिलिट्री बेस नहीं है। यानी कि ईरान और अमेरिका की शुरुआत से
यानी कि अगर हम इतिहास से ही देखें तो उनके संबंध बहुत बुरे चले आ रहे हैं। और इसी वजह से जो अमेरिका है वहां पर उसे पता है कि हमें जो ईरान जैसी जितनी भी गल्फ कंट्री उसमें हमें जो वहां पर तेल और गैस जितनी भी यानी कि क्रूड ऑयल गैस वगैरह वहां पर बहुत बड़े बड़े स्रोत है। तो इसी वजह से अब इन देशों पर जो है पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है ट्रंप। इसके साथ ही उसकी एक तरह से ईस्ट एशिया की तरफ यानी कि उसकी जो है एशिया की तरफ बढ़ने की नीति भी साफ साफ दिखाई देती है। मैक्सिको के बारे में क्या कहा कि मैक्सिको के साथ कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ करने की अभी रणनीति बनाई जा रही, क्योंकि कार्टेल वहां से ड्रग्स अमेरिका भेज रहे हैं और मैक्सिको ने अमेरिकी मदद को ठुकरा दिया है। इसके अलावा फेंटेनिल जैसे जितने भी सिंथेटिक ड्रग्स हैं उस पर भी 25% टैरिफ लगाने की धमकी थी, जैसे कि भारत के साथ हुआ कि भारत जो है वो अगर तेल है वो रूस से खरीदेगा तो उस पर 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। और इसी तरह हुआ आज भारत पर जो है यूएस के द्वारा 50% टैरिफ लगाया जाता है। और ये कहा कि मैक्सिको को अपना काम ठीक करना चाहिए, यानी कि अब ये पहले देशों को चेतावनी दे रहे, उसके बाद इन देशों पर हमला करेंगे। अब देखिए सबके मन में सवाल आ रहा है कि ट्रंप इन देशों के पीछे क्यों पड़ा है। ट्रंप खुद ही इतनी डेवलप्ड मतलब यूएस से जो है वो इतनी डेवलप्ड कंट्री है, अब उसको दूसरे देशों के पीछे पड़ने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए वेनेजुएला से उसको क्या फायदा होगा। तो वेनेजुएला में जो है दुनिया भर के सबसे बड़े तेल भंडार यहाँ पर है, करीब 300 अरब बैरल। यहाँ पर ये आप मैप में भी देख सकते हैं, ये पूरा ये जो थोड़ा डार्क ग्रे कलर है ये पूरा ही वेनेजुएला का क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है या मैराकाबो नाम का एक यहाँ पर लेक है और इसी में ही जो है ऑयल का व्यापार होता है यहाँ से। और इन प्लेसेस पर यानी कि कराकस यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो कैपिटल है वेनेजुएला की उस पर अटैक किया गया। यहाँ से उनके जो राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क लेकर जाएगा और कहा है कि उनका ड्रग तस्करी के आरोप लगाकर ये चीज कही कि उन पर अब मुकदमा चलेगा न्यूयॉर्क में। तो अब देखिए ऐसी कार्रवाइयां की जा रही। वहां पर अगर मान लीजिए अमेरिका की जो तेल कंपनी है वो वहां पर एस्टेब्लिश होती है तो उनको बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि खुद तो उनका जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है वो बच जाएगा, इसके साथ वो बाकी देशों को भी तेल जो है बेच सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिका को सस्ता तेल मिलेगा, सब ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी। इसी वजह से ट्रंप जो है वेनेजुएला के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि वेनेजुएला में जो पहले गवर्नमेंट थी अभी जो निकोलस मादुरो की वो एंटी ट्रंप थी। इसी वजह से ट्रंप उसकी सत्ता को पलटना चाहते थे और ऐसा ही उन्होंने किया। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया जो कोकीन नशीले पदार्थों की तस्करी रोककर अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई को कम करना ये उसका टारगेट है। लेकिन हालांकि इसके पीछे भी और भी बहुत सारे कारण देखे जाते हैं। ट्रंप की जो धमकियां उनसे कोलंबिया पर दबाव डालकर अमेरिकी हितों को मजबूत करना, तो ये उनकी कोशिश रही है। अगर हस्तक्षेप हुआ तो तेल संसाधनों पर भी उनकी नजर आएगी। यानी यहाँ पर अगर हम देखें ग्रीन क्षेत्र जो है पूरा ये कोलंबिया का एरिया यहाँ पर मैप में, तो इसमें अगर मान लीजिए अगर कोलंबिया पर भी इन्होंने एक तरह से अटैक किया कब्जा किया तो यहाँ पर भी जितने भी तेल भंडार है उन पर भी जो है अमेरिका के द्वारा नियंत्रण कर लिया जाएगा। इसके बाद क्यूबा आप मैप में देख सकते हैं, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और इसके यहाँ एक साइड पे आइलैंड कंट्री है। वेनेजुएला से तेल सप्लाई होने के बाद जो क्यूबा की सिचुएशन है काफी ज्यादा बुरी हो जाएगी, यानी कि हो चुकी है, क्योंकि वहां पर अब वेनेजुएला में अमेरिका का जो है नियंत्रण बन चुका है। धीरे धीरे इनकी अर्थव्यवस्था गिरनी शुरू हो जाएगी और इससे अमेरिका को क्षेत्रीय प्रभुत्व कम्युनिस्ट प्रभाव कम करने का फायदा भी मिलेगा। और ट्रंप ने ये चीज कही कि जो क्यूबा कंट्री है वो खुद में खुद ही गिर जाएगी। ग्रीनलैंड से क्या फायदा होगा अमेरिका को। अब देखिए ग्रीनलैंड जो वो डेनमार्क का एक हिस्सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कनाडा, यूएस और यहाँ पर है ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर जो है रेयर अर्थ एलिमेंट मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स काफी पाए जाते हैं। इसके अलावा आर्कटिक संसाधन, रूस चीन की जो घेराबंदी उसको रोकना है, यानी कि यहाँ पर रूस और चीन का प्रभाव देखने को मिलता है। तो उन चीज को खत्म करने के लिए, उनके प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका ग्रीनलैंड पर भी जो है कब्जा करना चाहता है। ट्रंप ने यहाँ पर जो है अधिग्रहण की बात की, जिससे अमेरिका को सैन्य आधार और खनिज फायदा भी मिल सकता है। इसके अलावा मैक्सिको आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैक्सिको मैप में कार्टेल और फेंटेनिल जो है ड्रग तस्करी को रोकना, यानी कि ये दो तरह के ड्रग्स हैं, इनको रोकने के लिए जो है मैक्सिको पर कब्जा किया जा रहा है। प्रवासन नियंत्रण करना, टैरिफ धमकी से व्यापार घाटा कम करना, अमेरिकी नौकरियों को बचाना। तो ये सब कुछ जो है करने के लिए मतलब कि एक तरह से इन सभी देशों पर कंट्रोल करने के लिए अब अमेरिका जो ट्रंप है वो डायरेक्ट धमकी दे रहा है इन देशों को। इसके अलावा ईरान में हमें पता है कि ईरान के साथ उनके संबंध अच्छे
बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जो ईरान है उसमें भी अपना एक मिलिट्री बेस स्थापित करना चाहता है। दोस्तों अगर हम बात करें ना मिडिल ईस्ट की, तो उसमें इकलौता ईरान ऐसा देश है जहां पर अमेरिका का कोई भी बेस नहीं है, यानी कि वहां पर अमेरिका की कहीं भी सेना जो है वहां पर अभी डिप्लॉय नहीं की गई। तो इसी वजह से जो ट्रंप है उस चीज को इससे लेकर भी थोड़ी जलन होती है, या फिर इस चीज से भी उसको थोड़ा लगता है कि वो कमजोर है, या फिर बाकी देश जो उसको एक तरह से कमजोर राष्ट्र के रूप में देखते हैं कि वो इतना बड़ा देश होकर अभी तक किसी देश में उसने अपना बेस नहीं बनाया। हालांकि सभी देशों में वो अपने मिलिट्री बेस जो है बना चुका है ऑलमोस्ट। और इसमें अगर हम देखें तो ट्रंप ने इसको यानी कि ईरान को क्या कहा है कि लॉक एंड लोडेड, यानी कि एक तरह से पूरी लॉक्ड कंट्री। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है कि इराक में भी उसके बेस है, सऊदी अरेबिया में, इधर ओमान, यूएई, इसके बाद एशिया में यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज आती हैं उन सभी में ही जो है यूएसए, अमेरिका अपने बेस बना चुका है। इसी वजह से अब इसको एक तरह से लॉक कंट्री बताया जा रहा है कि आप मतलब ईरान को लॉक करके खत्म किया जाएगा, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था को गिरा दिया जाएगा ताकि वो अमेरिका के सामने झुक जाए। इसके अलावा खाड़ी देशों में देखें इससे क्या फायदा होने वाला। खाड़ी देशों में बड़े उनके जो व्यापार हथियार सौदे हो रहे हैं। इसके अलावा एआई चिप्स और निवेश वगैरह किया जाएगा। ट्रंप के दौरे से यहाँ पर $1 ट्रिलियन की डील हुई है। अमेरिकी कंपनियों को फायदा होने वाला इन सऊदी कंट्री से। और अगर कोई भी सऊदी कंट्री अमेरिका के खिलाफ होती है तो जो अमेरिका वो वहां पर उसके मिलिट्री बेस हैं, तो वहां पर कोई भी ऐसी जो है एकदम से अटैक या फिर अचानक कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा चीन की बात करें तो चीन के साथ तो चीन को एक अपना कंपटीटर मानता है, यानी कि चीन और जो यूएसए ये दोनों ही अपने आप को एक दूसरे का जो है प्रतिद्वंदी मानते हैं। और इसी चीज को लेकर ये दोनों देश हमेशा ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। हालांकि इनके आपसी व्यापार भी है, वो अलग बात है, जो हर एक देश की अपनी विदेश नीति होती है। इसी तरह भारत और हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे भी आपस में बहुत दुश्मनी है, हम सब देखते ही हैं। और इसके अलावा अगर हम व्यापार की बात करें तो पाकिस्तान से हमारा व्यापार आज भी चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम हमारे किसी देश के साथ दुश्मनी है तो हम उसके साथ व्यापार बंद कर देंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा, किसी एक कंट्री पर नहीं। तो इसी तरह आप चाइना में भी देख सकते हैं, अगर चाइना को यानी कि एक तरह से यूएसए जैसी कंट्री चाइना को भी ऑक्युपाई कर लेती, उस पर अधिग्रहण कर लेती या फिर उसके कुछ आइलैंड उसको घेराबंदी कर लेती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यूएसए पूरे एक तरह से पूरे वर्ल्ड का नेता बन चुका है। क्योंकि अभी जो प्रतिद्वंदी रशिया चाइना जो है वो अमेरिका के प्रतिद्वंदी के रूप में उभर है। इसके अलावा अफ्रीका में अमेरिका का क्या लेना देना है, तो नाइजीरिया वो कंट्री है जहां पर नवंबर 2025 में ट्रंप ने गन्स ब्लेजिंग सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दी थी वहां पर। इसके अलावा ईसाइयों पर हमले रोकने के लिए बाद में क्या हुआ, एयर स्ट्राइक्स की गई, ज्वाइंट ऑपरेशन किए गए, लेकिन कब्जा नहीं किया गया था बल्कि वहां पर हस्तक्षेप किया। और नाइजीरिया सरकार ने इस चीज का विरोध किया था, एक तरह से तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी 2025 में आतंकवादी ग्रुप्स पर बॉम्बिंग, लेकिन कोई कब्जा कोई धमकी नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसी कार्यवाहियां की गई हैं। अब दोस्तों अगर हम देखें तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनका क्या कहना है कि ये जो देश है यानी कि ये अपने एक तरह से जो है ट्रंप ये चाहता है कि ये सभी कंट्रीज जो है जहां पर ट्रंप को फायदा है, ये ट्रंप की बात माने या फिर ट्रंप के जितनी भी एक तरह से फायदा है वो पूरा ट्रंप को या फिर यूएसए को मिलना चाहिए। यहाँ पर हम बेसिकली यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए को फायदा दिलाने के लिए जो ट्रंप है वो हर एक देश में अपना जो है कब्जा स्थापित करना चाहते हैं। अब देखिए ये कोई पहली बार नहीं हुआ, अभी जो हमने घटनाएं देखी वेनेजुएला, इराक, इसके अलावा जो ईरान में हम देख रहे हैं या कोलंबिया को धमकी देना, क्यूबा को धमकी देना, उसको कमजोर देश कहना, तो पहली बार नहीं हुआ है। अमेरिका ने किसी भी देश में सत्ता परिवर्तित करने का प्रयास है वो इतिहास से ही चला आ रहा है। यानी कि 1965 ईयर की बात करें तो 1965 में क्या हुआ था, अमेरिका ने डोमिनियन गणराज्य में भी अपनी बड़ी संख्या में वहां पर अपनी जो सेना भेजी थी, वहां पर जो उनके एक तरह से राष्ट्रपति या फिर उनकी जो वहां पर गवर्नमेंट थी उसको गिराने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा 1963 में यानी कि इससे 2 साल पहले की बात करें तो
वहां पर भी जो मतलब कि उन्होंने अपना मतलब 1963 में तख्ता पलट के तहत वहां पर जो राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति जुआन बोश, उनकी वापसी को रोकने के लिए इन्होंने वहां पर डोमिनियन गणराज्य में यानी कि डोमिनियन रिपब्लिक में इन्होंने अफ्रीका में वहां पर अपनी सेना भेजी। इसके अलावा 1989 में अमेरिका की जो सेना थी, इन्होंने पनामा पर भी अटैक कर दिया था। 89 में इन्होंने पनामा पर अटैक किया और उस पर धावा बोल दिया, जिसका क्या मकसद था, वहां पर जो जनरल मैनुअल नोरिएगा थे उनको हटाना। क्योंकि जहां पर भी अगर हम एक बार यहाँ पर अगर हम दोस्तों एक चीज पर अगर हम ध्यान दें, तो जिस जिस देश में एंटी ट्रंप या फिर एंटी यूएसए एंटी अमेरिका की गवर्नमेंट है, तो उसी देश में हस्तक्षेप किया जा रहा है, उसी देश में ही ये अटैक किया जा रहा है, ताकि वहां पर सत्ता पलटकर जो ट्रंप है वो अपनी मर्जी की सरकार लेकर आए। यानी कि एक तरह से किंग मेकर के रूप में ट्रंप जो है वो उभरता जा रहा है। इसके बाद अगर हम देखें वर्ष 2003 में, तो अमेरिका ने जो था इराक पर अटैक किया था। इसके अलावा सद्दाम हुसैन का उन्होंने लंबे समय तक शासन का अंत कर दिया था। इसी तरह 2004 में भी उन्होंने हैती के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उसको सत्ता से हटाकर अफ्रीका भेज दिया। और इसके अलावा अगर हम ये देखें कि जो ट्रंप है ये चाहे कि वो दुनिया में यानी कि पूरे लोगों की मानव सुरक्षा के संकट को ध्यान में रखकर हस्तक्षेप करे, तो इस चीज को हम मान सकते हैं कि उनके द्वारा अटैक करना जायज है। लेकिन अब वहां पर किसी और एजेंडे के तहत किसी देश में अटैक करना, उस पर अपने एक तरह से कब्जा स्थापित करना, इसको बिल्कुल भी वैधता प्रदान नहीं की जा सकती। हालांकि इस पर यूनाइटेड नेशंस भी अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अब देखिए ट्रंप क्या चाहते हैं, यानी कि अगर हम ट्रंप की बातों से समझे या फिर अगर हम ये देखें कि ट्रंप जो ये सब कुछ कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है। सबसे पहले वो चाहता है कि सिर्फ यूएसए की सुरक्षा, यानी कि सबसे पहले प्रायोरिटी अपने देश को दे रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को। इसके अलावा सीमा को मजबूत करना चाहता है ताकि कोई और देश जो है वो उससे आगे ना चला जाए, या फिर उस देश को जो है एक तरह से उस देश पर मतलब अमेरिका को किसी से और से खतरा ना रहे। इसके अलावा विदेश नीति में अमेरिका का प्रभुत्व, यानी कि हर एक देश में जो है अमेरिका, यानी कि ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका का प्रभाव रहे। आर्थिक समृद्धि और टैरिफ, यानी कि लोगों पर लगातार देशों पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं ताकि जो देश है वो रशिया, चाइना जैसे जितनी भी कंट्री से व्यापार करते हैं उनसे व्यापार खत्म करके जो है अमेरिका के साथ यानी कि ट्रंप के साथ व्यापार किया जाए। इसके अलावा राजनीतिक व्यक्तिगत लक्ष्य क्या है, यहाँ पर दोस्तों अगर हम समझें कि राजनीतिक और यानी कि मतलब व्यक्तिगत लक्ष्य उसका क्या टारगेट है, तो अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, ये लगातार जो है अपना ट्रंप जो है लगातार मीडिया, इसके अलावा मतलब मीडिया, उसके अलावा रेडिकल लेफ्ट जो उसकी मतलब आलोचना करते रहते हैं और अमेरिका के जो नागरिक हैं उनको पैट्रियट्स बनाना चाहते हैं और चुनावों में भी अपने जितने भी समर्थक हैं उनको जीत दिलाना चाहते हैं। जहां जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर चाहते हैं कि सिर्फ उनके समर्थक यानी कि जो ट्रंप को समर्थन देते हैं उनकी सरकार बने। जब ऐसा नहीं हो पाता तो ट्रंप को ये चीज अच्छी नहीं लगती और वहां पर किसी बहाने अटैक कर देते, वहां की सत्ता को, जो भी सरकार है उनको गिरा दिया जाता, तख्ता पलट हो जाता है और फिर अमेरिका की मर्जी की सरकार बन जाती ताकि उनके साथ वो अपनी मर्जी से संबंधों को बनाकर रखें। इसके अलावा वो ये चाहते हैं कि मतलब कि लोग उनको काफी लंबे समय तक याद रखें या फिर लोग चाहे उनके दबाव में रहें या फिर लोग उनकी हर बात माने, चाहे कोई भी किसी भी देश के लोग हो, नेता हो या फिर कोई भी पॉलिटिशियंस हो, तो वो ट्रंप की हर एक बात को स्वीकार करें। तो इसी चीज को अपना प्रभाव भी वो बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर हम ये देखें कि ट्रंप अभी तक किन देशों को धमकी दे चुके हैं, हमने पहले भी देखा कि किन किन को जो है धमकी दी जा चुकी है। उन्होंने अगर देखा जाए मोस्टली वो सभी देशों को धमकी दे चुके, लेकिन अगर हम एशिया में देखें तो यहाँ पर चीन, इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया को भी हम यहाँ पर देखेंगे। नॉर्थ कोरिया को भी उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर परमाणु मतलब इन्होंने जो अभी परमाणु टेस्टिंग की थी, न्यूक्लियर टेस्टिंग, कि अगर कुछ ऐसा फ्यूचर में होता है या फिर न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश की जा रही है तो इन सभी देशों पर भी अटैक किया जाएगा अमेरिका के द्वारा। इसके अलावा फिलीपींस, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सभी पर टैरिफ के जरिए यानी कि टैरिफ के चलते, टैरिफ का नाम देकर इन देशों को भी इन्होंने धमकी दी है। इसके अलावा और भी जिसमें ताइवान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इन सभी पर जो है ट्रंप ने कब्जा करने की तो धमकी नहीं दी, लेकिन फिर भी इंडो पैसिफिक जो ओशियन है उसमें अपना दबाव बनाने की पूरी कोशिश की हुई है, यानी कि इंडो पैसिफिक ओशियन में।
इसके अलावा अफ्रीका में नाइजीरिया, सोमालिया, इसके अलावा और जितने भी वहां पर अफ्रीका में है, क्योंकि अब देखिए ना अफ्रीका से उसको क्या फायदा होने वाला। अफ्रीका में अभी वहां पर ना जो मिनरल्स है काफी ज्यादा है, लेकिन वहां पर जो है अफ्रीका के जो लोग हैं वहां पर, अगर हम अफ्रीका की गवर्नमेंट की बात करें या फिर अफ्रीका में जितने भी जो देश है, साउथ अफ्रीका मोस्टली, उसमें जो है जो वहां पर गवर्नमेंट है वो इन मिनरल्स को उत्पादन कर पाने में सक्षम नहीं है। तो अमेरिका क्या चाहता है कि इन देशों में, यानी कि जो थोड़े गरीब देश है, उनमें अपनी कंपनियों को एस्टेब्लिश करके वहां पर जितना भी जो केमिकल्स वगैरह सब कुछ, जितनी भी फैक्ट्री का जो भी कूड़ा वेस्ट होता है, उनको वहां पर डंप किया जाए, ताकि उन लोगों के मतलब उन देशों के लोगों को ही कोई भी एक तरह से फायदा नुकसान, जो भी नुकसान होगा ऑब्वियसली, तो नुकसान उन देशों को, यानी कि अमेरिका को किसी तरह का कोई भी खतरा ना हो। तो इसी तरह ये ट्रंप की जो एक तरह से ये अपनी मोनरो डॉक्ट्रिन का विस्तार करना चाहते हैं, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर से शुरू होकर इसी तरह अपनी ये अधिग्रहण की नीति, यानी कि मोनरो डॉक्ट्रिन क्या है कि एक तरह से अपनी अधिग्रहण की नीति अपनाना चाहते हैं कि इन सभी देशों पर जो है कब्जा कर लिया जाए, और फिर अपनी मर्जी से जो है इन देशों में जो भी ये करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से अपनी कंपनियों को एस्टेब्लिश करेंगे, खुद का विस्तार करेंगे, जो अमेरिका जैसी जो देश है उनको और ज्यादा डिवेलप किया जाएगा, और जो गरीब देश है वो अब जो है गरीब ही रह जाएंगे। तो इसी तरह अब देखिए चीन क्या है, अब चीन इसका एक बड़ा कंपटीटर है यूएसए का। चीन जो है वो दुनिया में तेजी से घुसता जा रहा है, आगे चला जा रहा है, तेल संसाधनों की लगातार जंग चल रही। इसके अलावा अमेरिका अपनी खोई हुई ताकत फिर से दिखाना चाहता है। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि अमेरिका दुनिया का थानेदार बन रहा है या फिर नहीं, सवाल यह कि जब थानेदार ही कानून तोड़ने लगे, यानी कि जितने भी जो कानून बनाए जाते हैं, जैसे कि देखा जाए कि मानव अधिकारों की बात की जाती है, जब ऐसे देश ही कानून तोड़ने लग जाए तो फिर दुनिया किसके पास जाएगी। तो कमेंट पे अपनी राय जरूर बताइएगा, क्या अमेरिका को दुनिया का थानेदार बनने का हक है या फिर अब उसको रोका जाना चाहिए, और अगर इसको रोकना है तो किस तरह के जो है उपाय किए जा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने किसी नए करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।